हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्राइम का किस्सा में। और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ, क्राइम स्टोरी। ये आज मेरे पास एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसको सुन के आपका भी दिमाग हिल जाएगा और आप खुद सोचोगे क्या कोई किसी का ऐसे मर्डर कर सकता है। नया नवेला शादीशुदा जोड़ा 27वें दिन जाता है हनीमून पे घूमने और वहाँ पे हो जाता है मर्डर होता है दुल्हन का। और ये जो स्टोरी है अपने में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को भी चक्कर में डाल दिया। काफ़ी सारे इससे डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए, पुलिस वाले कंफ्यूज हो गए और फ्रीली ही नहीं घूमता रहा, बल्कि जो कातिल था वो लड़की के घर वालों के सामने जाके उनके सामने शोक मनाता रहा लड़की की डेथ का। लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता लगा। 35 दिन तक वो फ्रीली घूमता रहा। सबसे पहले मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ पे इंडिया में किसी का भी पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट कितने टाइम में आती है। क्या आपको पता है ये बात? अगर मैं आपको बताऊं तो ये रिपोर्ट जो होती है ये 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर आ जाती है डेथ के बाद। कई बार कुछ केस में 72 घंटे भी लग सकते हैं और अगर संडे वगैरह बीच में आ गया, कोई छुट्टी आ गई तो 3 दिन या 4 दिन तक भी लग सकते हैं इसमें। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा केस है जिसमें कि 35 दिन लग गए रिपोर्ट को आने में। और कहीं ना कहीं ये केस जो है हमारे सिस्टम के ऊपर भी आवाज उठाता है और उसको बोलता है कि क्या ये चीज सही है, क्या किसी कातिल का 35 दिन तक आम लोगों के सामने घूमना, उनके बीच में रहना सेफ है। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है गुजरात के खातलवाड़ा इलाके से। एक रुचिका नाम की लड़की होती है जिसके घर वाले उसके लिए एक अच्छा लड़का तलाश रहे होते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन उनको कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता। तभी उनके सामने एक रिश्ता आता है जॉली कुमार नाम के एक लड़के का। जॉली कुमार की उम्र थी 32 साल और रुचिका की उम्र थी 28 साल। लड़के वालों को भी लड़की काफ़ी पसंद थी और लड़की वाले को भी लड़का काफ़ी पसंद था, और बल्कि लड़की वालों को ज़्यादा पसंद था क्योंकि जो लड़का था उसका काम था सीसीटीवी कैमरास का। वो सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल होते हैं ऑफिसेज में, शॉप्स वगैरह में, घर वगैरह में, उसका काम था उसका। और उसका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा था, यानी कि वो ठीक ठाक काम कर रहा था। जब लड़की वाले और लड़के वालों को दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगा, एक दूसरे को एकदम फिट माना उन्होंने, तो उन्होंने फिर शादी कर ली। 13 दिसंबर 2021 को दोनों की इनकी धूमधाम से शादी हो गई, रुचिका और जॉली की। उसके बाद कई दिन ऐसे ही बीतते गए, सब कुछ खुशहाल था। जॉली कुमार भी काफ़ी खुश था रुचिका को अपनी वाइफ बनाकर और रुचिका भी काफ़ी खुश थी जॉली कुमार को अपना हस्बैंड बनाकर। घर वाले भी खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे करते कराते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर तारीख आती है 7 जनवरी 2022। 7 जनवरी 2022 को दोनों डिसाइड करते हैं हनीमून पे जाने की। दोनों हनीमून पे निकल जाते हैं अपने घर से माउंट आबू के लिए। माउंट आबू की तरफ जाते हुए वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अंबा मंदिर पे जाके दर्शन करते हैं सबसे पहले। उसके बाद वो लोग माउंट आबू पहुंचते हैं और वहाँ पे वो स्टे करते हैं तोरण गुजरात भवन में। ये जो प्रॉपर्टी है तोरण गुजरात भवन काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। तो वो दोनों जाके वहीं पे इस प्रॉपर्टी पे जाके रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं अपने हनीमून को। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। घर वालों की रेगुलर बात हो रही होती है, रुचिका के घर वालों की भी, और साथ ही साथ जॉली कुमार के घर वालों की भी बात हो रही होती है। सब कुछ बढ़िया अच्छा खासा चल रहा होता है। तो वो 7 तारीख को वहाँ पे पहुंचे माउंट आबू में। 7 की नाइट वो लोग रुकते हैं, 8 की नाइट भी वो लोग रुकते हैं और घर वालों से रेगुलर बात हो रही है। 7 को भी बात हो रही है और 8 को भी बात हो रही है। लेकिन जैसे ही 9 तारीख आती है, घर वालों का फ़ोन जाने से पहले ही जॉली कुमार का फ़ोन आ जाता है घर वालों के पास और रुचिका के घर वालों को और अपने घर वालों को फ़ोन करके बताता है कि रुचिका की जो है थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, उसको वॉमिटिंग आ रही है, उसके पेट में दर्द है, उसके सिर में चक्कर आ रहे हैं। और वो उन सबको बताता है कि मैं रुचिका को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जॉली रुचिका को लेकर ग्लोबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर जाके डॉक्टर्स को दिखाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं लेकिन रुचिका बच नहीं पाती। रुचिका की वहीं पे मौत हो जाती है और डॉक्टर जो हैं उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे रुचिका की मौत हो जाती है। जॉली उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता है रुचिका के। वहाँ पे सब कुछ हबड़ तबड़ हो जाता है। आप खुद एक बार सोच के देखिए, एक नई नवेली शादीशुदा जोड़ा, नई शादी हुई है किसी की, अभी मात्र 27 दिन हुए हैं शादी को, और वहाँ पे दुल्हन की डेथ हो जाए, और वो भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक लड़की की। लड़की में कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लड़की एकदम फिट एंड फाइन, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाली लड़की, अच्छी खासी लड़की। कोई भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा होता। हर किसी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। और रुचिका के घर वाले सीधा चले जाते हैं माउंट आबू में। अब जब रुचिका के घर वाले माउंट आबू में पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर नवीन शर्मा रुचिका की लाश को हैंडओवर कर देते हैं उसके घर वालों को और जॉली को। अब घर वाले रुचिका की लाश को वापस ले आते हैं, गुजरात में ही अपने एरिया में ले आते हैं और वहां पे उसका अंतिम संस्कार की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं।
हर कोई शॉक में था और सबसे ज़्यादा शॉक में था जॉली कुमार, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसको सिर्फ 27 दिन ही उसके साथ रहने का मौका मिला और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एकदम से रुचिका की ऐसे मौत हो गई संदिग्ध तरीके से, किसी को समझ नहीं आया कि यह मौत कैसे हो गई। अब रुचिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हर कोई परेशान था, हर कोई उदास था कि ऐसा कैसे हो गया, एक अच्छी खासी हंसती खासी फैमिली के साथ एकदम से ऐसा क्या हो गया। हर कोई जॉली को देखकर यही सोचता है कि जॉली जो है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि जॉली का अब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जॉली से उसकी सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ छीनी गई हो। फिर हल्के हल्के करके दिन बीतने लगते हैं और जैसे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो भी लास्ट राइट्स के रिचुअल्स होते हैं डेथ के कुछ दिनों बाद तक, वो सब हल्के हल्के होने लगते हैं। फिर तेरहवीं वगैरह भी हो जाती है और ऐसे करते कराते करीबन 1 महीना निकल जाता है और फिर फाइनली 1 महीना 3 दिन बाद आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ जी, इतना टाइम लग गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को आने में। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे तक ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट को आने में लग जाते हैं पूरे 35 दिन। तो 35 दिन लगते हैं इस रिपोर्ट को आने के बाद। लेकिन रिपोर्ट के लेट आने से भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स भी कोई शक नहीं कर रहे थे रुचिका की डेड बॉडी को देखने के बाद। शुरुआत में उनको ये लग रहा था कि रुचिका की जो मौत है एक नॉर्मल बीमारी से हो गई है, जैसे कई बार होता है कि वॉमिटिंग ज़्यादा आने से कई लोगों की डेथ हो जाती है, कई बार डिहाइड्रेशन से डेथ हो जाती है, कई बार डायरिया से डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर्स को भी ऐसे ही लग रहा था और वो इसको बिल्कुल हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है 35 दिनों बाद, तब सारे का सारा खेल खुलता है। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टर्स के हाथ में पड़ती है तो डॉक्टर्स का भी सर चकरा जाता है। डॉक्टर जिस लाश को देखकर ये सोच रहे थे कि ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि लाश के ऊपर कोई भी कट नहीं था, कहीं से भी कोई खून नहीं बह रहा था, कहीं कोई चोट का निशान तक भी नहीं था। इस वजह से डॉक्टर जो है बिल्कुल चक्कर खा गए थे और वो पकड़ नहीं पाए थे इस केस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 लाइनों में साफ साफ लिखा था कि ये जो डेथ हुई है ये किसी भी बीमारी से नहीं हुई, ये चक्कर आने की वजह से नहीं हुई, ये वॉमिटिंग आने की वजह से नहीं हुई, ये सर में दर्द या फिर पेट में दर्द के होने की वजह से नहीं हुई, ये मौत हुई है दम घुटने से। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि रुचिका की जो मौत है ये हुई है दम घुटने की वजह से। रुचिका के गले में एक पूरी मुट्ठी भर पत्ते मिले थे और वो पत्ते उसके गले में, उसके पेट में, उसके पूरे शरीर में मिले थे। कातिल ने रुचिका को मारने का एक यूनिक प्लान बनाया हुआ था। कातिल को पता था कि कहीं ना कहीं मैं पकड़ा जा सकता हूं, इसलिए उसने रुचिका के मुंह में पत्ते डाले। उसको ये लगा कि मैं पत्ते वगैरह डालूंगा उसके मुंह में तो वो पत्ते वगैरह तो पच जाएंगे और ये जो मेरी चाल है इसको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया, क्योंकि पत्ते वगैरह जब अगर आप किसी के मुंह में ठूसोगे तो वो एकदम रिपोर्ट में आ जाएंगे। खाने और ठूसने में काफी ज्यादा फर्क होता है। और साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि पत्ते खिलाने के अलावा इसका जो गला था रुचिका का, उसको भी किसी पतली डंडी से घोटने की कोशिश की गई है। और आप खुद सोचिए कि कातिल का दिमाग कितना तेज था। उसने ये सोचा कि अगर मैं इसका गला अपने हाथों से घोटूंगा तो गले में निशान आ जाएंगे, जैसा कि आजकल फिल्मों में दिखाते हैं। आजकल सबको पता लग चुका है ये सब बातें। तो उसने क्या करा, एक बिल्कुल पतली डंडी होती है, बिल्कुल आपने पतली डंडी देखी होगी जो एकदम फ्लेक्सिबल होती है, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो वाली डंडी उसने ली और उससे उसने गला घोटने की कोशिश करी रुचिका का। एंड लास्ट लाइन जो थी वो ये थी कि रुचिका उसकी वजह से सांस नहीं ले पा रही थी, पत्तों की वजह से और गला घोटने की वजह से, और उसी की वजह से उसकी जो है वो डेथ हुई है। फिर क्या होता है, फिर ये जो बात होती है ये पुलिस वालों को बताई जाती है डॉक्टर्स के थ्रू। फिर पुलिस वालों के थ्रू रुचिका के पेरेंट्स को बताई जाती है और रुचिका के जो फादर हैं मिस्टर हरीश भाई, वो जाके एक रिपोर्ट लिखवा देते हैं अपने दामाद के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम होटल में सिर्फ रुचिका और जॉली के अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ वही दोनों थे। जॉली ही ऐसा हो सकता था जिसने उसकी मर्डर करा था। उसके बाद पुलिस जॉली को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करते साथ उससे पूछा जाता है कि उसने रुचिका को क्यों मारा और उसने रुचिका को मारने का इतना यूनिक आइडिया क्यों सोचा, उसने ऐसा ही तरीका क्यों अपनाया रुचिका को मारने का। शुरुआत में तो जॉली कुमार इधर उधर के बहाने लगाता रहा, बोलता रहा कि नहीं मुझे नहीं पता, उसने खुद खा लिए होंगे पत्ते, और इधर उधर की मतलब बातें करता रहा, पुलिस को घुमाता रहा। लेकिन उसके बाद जब पुलिस ने उसकी अच्छे से खातिरदारी करी और पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैया अपनाया, तो उसके बाद वो एकदम तोते की तरह रटना शुरू हो गया। जॉली ने बताया कि वो काफी ज्यादा एक यूनिक प्लान बनाना चाहता था रुचिका को मारने के लिए। उसने ये सोचा कि अगर वो रुचिका को तरीके से मारेगा, गला घोट के मारेगा या किसी भी चीज से मारेगा, चाकू से मारेगा, तो एकदम उस पर शक जाएगा और पुलिस उसको पकड़ लेगी। उसको लगा कि अगर मैं बीमारी का बहाना लूं और रुचिका को एकदम उसकी जो मौत है एकदम नेचुरल दिखाऊं तो मैं कहीं ना कहीं बच जाऊंगा। जॉली कुमार ने बताया कि उसने रुचिका के गले में सबसे पहले तो खूब सारे पत्ते डाले उसको बेहोश करने के बाद। उसके बाद भी वो पूरा ज्यादा श्योर नहीं हो पा रहा था कि रुचिका मर
मर भी गई है या नहीं मरी है, क्योंकि उसका भांडा फूट सकता था अगर रुचिका बच जाती तो। फिर उसने एक नई टेक्निक सोची, उसने पतली टहनी से रुचिका का गला घोट दिया। फिर पुलिस ने जॉली से पूछा कि तुम्हारा मोटिव क्या था रुचिका को मारने के लिए। तो जॉली ने बताया कि वो रुचिका के साथ शादी नहीं करना चाहता था। कहीं ना कहीं घर वालों के प्रेशर में आके उसने शादी करी और मजबूरी में उसको शादी करनी पड़ी। वो किसी और को चाहता था और उसका बेसिकली किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, इस वजह से वो रुचिका को पाना नहीं चाहता था, उसके साथ रहना नहीं चाहता था। तो आप खुद सोचिए, जॉली कुमार 35 दिनों तक घर वालों के साथ रहा, घर वालों के सामने एकदम शरीफ बनने की उसने एक्टिंग करी, उसने पूरा अपने आप को डिप्रेशन में दिखाया, उसने प्रॉपर ऐसा फील कराया कि मैं इसकी मौत से कितना ज़्यादा दुखी हूँ, लेकिन आखिरकार उसका ये भांडा फूट गया। अब बात करते हैं इस क्राइम को कैसे रोका जा सकता था। इस क्राइम को रोका जा सकता था 2 तरीके से। सबसे पहला तरीका ये था कि अगर जॉली कुमार जाके सीधा उस लड़की से बात कर लेता, सीधा रुचिका को बता देता कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और है, तो रुचिका खुद ही पीछे हट जाती। और दूसरा तरीका ये हो सकता था कि रुचिका के घर वाले ज़्यादा जल्दी ना करते अपनी लड़की की शादी में, क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि अगर लड़की 27-28 को पार कर जाए तो घर वाले एकदम ही जल्दबाजी मचाने लगते हैं लड़की की शादी करने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि अब इस लड़की को, हमारी लड़की को कोई भी नहीं ले जाएगा, और वो कोशिश ये करते हैं कि जौन सा लड़का मिल रहा हो उसके साथ अपनी लड़की की शादी करने के पीछे एकदम उतारू हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऐसे घर वालों से कि ऐसी जल्दबाजी ना मचाएं, पहले पूरा डिटेल में फाइंड आउट कर लें अगर आप लोग अरेंज मैरिज कर रहे हो तो। और साथ ही साथ इस केस में रुचिका भी ये कर सकती थी कि रुचिका शादी करने से पहले अपने होने वाले पति के साथ कुछ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। उसको अपने घर वालों से परमिशन लेकर उस लड़के से मिलना चाहिए था, कई बार उस लड़के से फ़ोन पे बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि मिलने जुलने से और बात करने से काफ़ी कुछ पता लग जाता है व्यक्ति के बारे में। तो ये थी आज की हमारी क्राइम स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी खासी क्राइम स्टोरी हो जो आप सुनना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उस स्टोरी को भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस क्राइम शो में आपकी स्टोरी को बता पाऊं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।